अरे बच्चों, क्लास 12th फाइनल एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। हम लोग जेसीईआरटी द्वारा निकाले गए क्वेश्चन बैंक से इकोनॉमिक्स को कर रहे थे। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 समाप्त हो चुका है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो चैप्टर 4 पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किस बाजार में एआर वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है। तो ये देखिए, ये है आपका एक्स अक्ष, ठीक है। ये है आपका एआर का रेखा। तो ये किस किस बाजार में आपको नजर आ रहा है, तो ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है। दूसरा है, किस बाजार में एआर बराबर एमआर होता है। तो सेम यही कंडीशन, ये रेखा एआर है, यही एमआर है, यही प्राइस है, यही डिमांड है। तो ये किस बाजार में ए आर बराबर एम आर होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। फिर है, फर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होता है। तो फर्म का संतुलन जहां अधिकतम होता है उसके दो शर्त है। पहला होता है एम आर बराबर एम सी होना चाहिए, जो यहाँ हो रहा है और यहाँ हो रहा है। ये है आपका ए आर बराबर एम आर और ये है आपका एम सी का रेखा। तो पहला शर्त यहाँ पूरा हो रहा है। दूसरा शर्त है कि एमआर रेखा को एमसी की रेखा नीचे से ऊपर जाते हुए काटे। तो यहाँ नीचे से ऊपर जाते हुए काट रहा है, इसलिए संतुलन यहाँ हो जाएगा। इसलिए जहाँ दोनों शर्त ए और बी पूरा होगा वहीं पर आंसर हो संतुलन होगा, इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त एम आर बराबर एम सी या एम सी बराबर एम आर भी लिख सकते हैं, यही हो जाएगा। सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब टी आर बराबर टी सी होता है। पूर्ति निम्नलिखित में किससे जुड़ी होती है। तो पूर्ति हमेशा कीमत से जुड़ी होती है। कीमत जैसा रहेगा उसी के हिसाब से पूर्ति होगी। वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से हैं, तो उसकी कीमत है, संबंधित वस्तु की कीमत है और उत्पादन साधनों की कीमत है। इन तीनों कारणों से होती है, इसलिए उपर्युक्त सभी हो जाएगा। पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में कौन सा फलन प्रदर्शित करता है। तो S बराबर फंक्शन ऑफ फी। इसका मतलब S है आपका पूर्ति, F फलन को बता रहा और P मूल्य को बता रहा। मतलब पूर्ति किस पर निर्भर करता है, मूल्य पर निर्भर करता है। अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध क्या व्यक्त करता है। तो इसको हम लोग पूर्ति का नियम कहते हैं कि अगर मूल्य बढ़ेगा तो पूर्ति भी बढ़ेगा, मूल्य घटेगा तो पूर्ति भी घटेगा। इसी को हम लोग कहेंगे पूर्ति का नियम। पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं ही उत्पन्न कर लेती, यह कथन किसका है। तो ये कथन जेबी से का है। ये एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री है। इन्हीं के अनुसार कहना है कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है। जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति में ज्यादा वृद्धि हो जाए तो पूर्ति का स्वरूप निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो इसको हम लोग लोचदार कहेंगे। जब किसी वस्तु की पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो पूर्ति की लोच होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा इकाई से अधिक। देखिए, अधिक अधिक सब चीज बता रहा है, इसलिए इकाई से अधिक हो जाएगा। यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति केवल 15% की वृद्धि हो तो वस्तु की पूर्ति होगी। तो इसको हम लोग कहेंगे बेलोजदार। क्या है कि कीमत में 40% वृद्धि होने से पूर्ति में मात्र 15% ही वृद्धि हो रही है। इसका मतलब कीमत के हिसाब से पूर्ति में वृद्धि नहीं हो रही है, इसलिए बेरोजगार हो जाएगा। निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, ये आपका ये चित्र है और ये प्राइस फिक्स है आपका और मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो गया है। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ बताएगा पूर्णतया लोचदार पूर्ति को प्रदर्शित कर रहा है। और यदि वक्र इस तरह रहता तो ये पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति को बताता। अच्छा, आगे क्वेश्चन वही है। निम्नांकित चित्र प्रदर्शित करता है। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, क्या कि ये y अक्ष के समानांतर है। तो ये बता रहा है पूर्णतया बेलोजदार को बता रहा है। किस प्रकार के बाजार में एक फर्म कीमत स्वीकार होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत स्वीकारक होती है, क्योंकि कीमत जो है वो उद्योग द्वारा निर्धारित की जाती है और बाजार में मांग और पूर्ति की शक्ति द्वारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मूल्य निर्धारण होता है। इसलिए सभी फर्म को कीमत स्वीकार करनी पड़ती है। यदि एक फर्म का मांग वक्र सरल रेखा हो तो तब क्या होगा, तो फर्म प्रचलित कीमत पर कितनी भी मात्रा बेच सकती है।
जिस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन, उसका नाम क्या है? तो पूर्ण प्रतियोगिता में स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन होता है। कहने मतलब किसमें स्वतंत्र प्रवेश? तो उद्योग में स्वतंत्र प्रवेश कर सकता है और घाटा जब होने लगेगा तो दुकान बंद करके जा भी सकता है। जबकि एकाधिकार बाजार में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर किस बाजार के बारे में पूछा है? तो पूर्ण प्रतियोगिता हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? तो AR और MR क्या होता है? सदा स्थिर होता है। जैसे इसको आप देख सकते हैं, ये एक्स अक्ष के समानांतर सीधा जा रहा है और इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, और इसको हम लोग AR बराबर MR कहते हैं, जो क्या है? एक स्थिर है। इसलिए सी आंसर हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? तो क्रेताओं विक्रेताओं संख्या अधिक, वस्तु की समरूप इकाइयां, बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान सब होता है, इसलिए उपर्युक्त सभी हो जाएगा आपका आंसर। अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी फटाफट देख लेते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में AR तथा MR में क्या संबंध होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में AR और MR क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। इसलिए आंसर में आप लिख सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में MR और AR क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं। ये चित्र है, इसमें आप देख सकते हैं AR और MR यही है, और यह मूल्य भी बराबर होता है इसको, और मांग भी बराबर होता है। मतलब यहाँ AR बराबर MR बराबर प्राइस बराबर डिमांड भी हो सकता है। लेकिन यहाँ AR और MR का संबंध पूछा है, तो क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बराबर होता है। फिर है पूर्ण प्रतियोगिता में AR वक्र एक्स अक्ष के समानांतर क्यों होता है? तो एक्स अक्ष के समानांतर इसलिए होता है, अपनी भाषा में समझा दे रहे हैं। ये है आपका एक्स अक्ष, ठीक है, और ये है आपका AR का रेखा, और AR का जो रेखा है वही मूल्य का भी रेखा होता है, इसी को हम लोग मूल्य भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत स्वीकारक होती है और बाजार में वस्तु का मूल्य फिक्स रहता है, मतलब उसमें जल्दी चेंजिंग नहीं होता है, इसीलिए वह एक्स अक्ष के समानांतर होता है। इसमें कोई बदलाव नहीं आप देख सकते हैं, ये सीधा एक्स अक्ष के समानांतर जा रहा है। मतलब मूल्य अगर यहाँ से यहाँ तक माप रहे हैं तो इतना ही पर फिक्स है, इसमें चेंजिंग नहीं हो रहा है, जिसके कारण यह एक्स अक्ष के समानांतर होगा। अब किताबी भाषा में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म के लिए कीमत दी हुई होती है। अपनी इच्छा से फर्म कीमत में परिवर्तन नहीं कर सकती है, अतः उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर कीमत समान रहती है। अतः पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का मांग वक्र अथवा औसत आगम वक्र OX अक्ष के समानांतर होता है। कीमत रेखा क्या है? तो कीमत रेखा एक फर्म के मांग वक्र को दर्शाती है। वह बाजार कीमत तथा एक फर्म के उत्पादन मात्रा के बीच संबंध को भी दर्शाती है। जैसे ये है आपका कीमत रेखा, यही औसत आय का रेखा, यही कीमत का रेखा है, और कीमत को ध्यान में रखकर ही कोई भी उत्पादक उत्पादन करता है, तो ये उत्पादन की मात्रा संबंध को भी दर्शाता है। पूर्ति क्या है? तो पूर्ति से अभिप्राय एक वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जो एक बाजार में एक निश्चित समय पर उत्पादक विभिन्न कीमतों पर बेचने के लिए तैयार होते हैं। मतलब अगर 10 रुपया है तो 10 रुपया पर कितने उत्पादक सामान बेचने को तैयार है, अगर 12 रुपया दाम है तो कितने उत्पादक बेचने को तैयार है। तो यही पूर्ति कहलाता है कि एक निश्चित समय पर उत्पादक विभिन्न कीमतों पर बेचने के लिए जो तैयार रहते हैं। पूर्ति के विस्तार से क्या समझते हैं? तो पूर्ति के विस्तार से अभिप्राय किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उसकी पूर्ति में होने वाली वृद्धि से है। मतलब कीमत बढ़ गया और पूर्ति भी अगर बढ़ रहा है उसको देखकर, तो वो पूर्ति में विस्तार कहलाएगा। और कोई दूसरा कारण से यदि पूर्ति बढ़ता है, कीमत को छोड़कर कोई दूसरा कारण से यदि पूर्ति बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग पूर्ति में वृद्धि कहेंगे, ना कि विस्तार कहेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन वही है। पूर्ति में वृद्धि क्या है? तो पूर्ति में वृद्धि से अभिप्राय पूर्ति वक्र के दाएं ओर खिसकाव से है। मतलब ये है आपका पूर्ति वक्र और ये है आपका दायां वक्र खिसक गया, इसका मतलब है कि पूर्ति में वृद्धि हो रही है। और अगर बायां तरफ खिसक जाएगा तो यहाँ पूर्ति में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। पूर्ति में वृद्धि से अभिप्राय पूर्ति वक्र की दाईं ओर खिसकाव से है। यह वह स्थिति है जिसमें उत्पादक वर्तमान कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा बेचने के लिए तैयार होता है। उसके बाद है पूर्ति के संकुचन से क्या अभिप्राय है? जैसे कीमत में वृद्धि होने से पूर्ति में वृद्धि हो रही है तो वो पूर्ति में विस्तार कहलाएगा, लेकिन कीमत में कमी होने से यदि पूर्ति में कमी हो रही है कीमत के कारण, तो वो पूर्ति में संकुचन कहलाएगा। किताबी भाषा में क्या लिखा हुआ है कि पूर्ति के संकुचन से अभिप्राय किसी वस्तु की कीमत कम होने के फलस्वरूप उसकी पूर्ति में होने वाली कमी से है।
अगला है पूर्ति में कमी को परिभाषित करें। तो पूर्ति में कमी से अभिप्राय पूर्ति वक्र के बाईं ओर खिसकाव से है। तो इसको हम लोग, जैसे ये पूर्ति वक्र है तो ये बायां ओर खिसक गया, इधर खिसक जाएगा, तो इधर जब खिसकेगा तो इसको हम लोग पूर्ति में कमी बोलेंगे, या पूर्ति में आप इसको संकुचन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ बाईं ओर आपका खिसक जाएगा। फिर है एक वस्तु की पूर्ति कब लोचदार होती है। तो जब पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होती है तो पूर्ति लोचदार हो जाती है। उत्पादक के संतुलन से क्या तात्पर्य है। तो उत्पादक के संतुलन की अवस्था उस समय होती है जबकि उसके लाभ अधिकतम होते हैं। जैसे उपभोक्ता संतुलन होता है कि जहां उसको अधिकतम संतुष्टि मिलता है वहीं संतुलन होगा, उसी तरह उत्पादक को जहां अधिक लाभ होगा, कोई भी सामान बनाता है लाभ कमाने के लिए, तो जहां उसको अधिकतम लाभ होगा वहीं पर वो संतुलन होगा। तो लाभ अधिकतम कहाँ होगा, तो जहां टी आर टी सी का अंतर अधिक होगा। मतलब यहाँ अंतर आपको, ये है आपका टी आर का रेखा और ये है आपका टी सी का, तो यहाँ अंतर ज़्यादा है तो इसका मतलब लाभ यहाँ पर अधिकतम होगा। उत्पादक कौन है। तो उत्पादक एक आर्थिक एजेंट है जो उत्पत्ति के साधनों को एकत्र करके अधिकतम लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से वस्तु का उत्पादन करता है। संतुलन कीमत क्या है। तो संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर मांग तथा पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं तथा कीमत पर परिवर्तन के लिए कोई प्रेरक तत्व नहीं होता। मतलब संतुलन कीमत में होता है कि जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति, ये मांग है ये पूर्ति, जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति बराबर हो जाते हैं वही संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा होता है। तो यहाँ पर बराबर हो रहा है तो मूल्य कितना हो जाएगा ओपी और मात्रा हो जाएगा ओक्यू। एक कीमत स्वीकारक फर्म की बाजार कीमत और औसत संप्राप्ति में क्या संबंध है। तो एक कीमत स्वीकारक फर्म की औसत संप्राप्ति बाजार कीमत के बराबर होती है। तो ये है आपका औसत संप्राप्ति और यही है आपका प्राइस। तो इस बाजार में क्या होता है, जिस कीमत स्वीकारक होता है आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मूल्य फिक्स रहता है, इसलिए औसत आय है वही सीमांत आय होता है, वही मूल्य होता है, वही मांग होता है, सब वही होता है, इसीलिए सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इकाई के बराबर पूर्ति लोच प्रकट करने वाले पूर्ति वक्र बनाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि पूर्ति रेखा अक्ष से होकर जा रहा है, अक्ष से, तो इसका मतलब पूर्ति की लोच इकाई के बराबर होगी। पूर्ति की लोच का सूत्र लिखिए। तो पूर्ति का लोच का सूत्र है पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, या आप इसको लिख सकते हैं ई एस बराबर डेल्टा एस बटा डेल्टा पी बटा पी। और यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा क्योंकि कीमत और मांग के बीच सीधा संबंध है, इसलिए यहाँ माइनस नहीं होगा। तो इस तरह भी दिखा सकते हैं इसको। जो ये पूरा पार्ट है ये कीमत में अनुपातिक परिवर्तन को बताएगा और ये जो पूरा पार्ट है ये पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन को बताएगा, और ये है बट्टा। तो यही चीज़ को यहाँ लिखा हुआ है कि पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन बट्टा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। लघुत्तरीय प्रश्न है कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म के औसत आगम तथा सीमांत आगम को बताएं। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ए आर औसत आगम और एम आर सीमांत आगम क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो इसको हम लोग को क्या करना है, सबको बराबर दिखाना है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में समरूप इकाइयां एक ही कीमत पर बेची जाती है, अतः औसत आगम सीमांत आगम वक्र एक सीधी रेखा के रूप में होती है। यह वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है क्योंकि उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई को भी समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है। तो इसको हम लोग तालिका में दिखा सकते हैं। बेची गई इकाइयाँ 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। कीमत आपका मान लीजिए वस्तु कीमत 10 है और चूंकि बाजार में वस्तु का कीमत फिक्स रहेगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है इसलिए 10 10 सब में रहेगा। अब कुल आगम यहाँ है, अब जो कीमत है जो मूल्य होता है वही आपका ए आर भी होता है। तो ये 10 तो ये भी 10, और ए आर जो होगा और ए आर और एम आर बराबर होता है तो ये भी 10, तो ये सब 10 होगा, लेकिन कुल आगम आपका बराबर होगा। तो कुल आगम का फॉर्मूला होता है टी आर बराबर सिग्मा एम आर। मतलब एम आर को जोड़ते जाएंगे तो कुल आगम लिख लेगा। तो जोड़ दीजिए, पहला 10 का 10 लिख देंगे, 10 में ये 10 को जोड़ देंगे तो 20, 20 में इस 10 को जोड़ देंगे 30,
30 में 10 को जोड़ देंगे 40। इस तरह हम लोग कुल आगम को निकाल सकते हैं। अब इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो वो इस तरह बनेगा। ये है आपका औसत आगम, यही है आपका सीमांत आगम, यही है आपका मूल, जो क्या है, एक सीधी रेखा है एक्स अक्ष के समानांतर। तो ऊपर दिए गए चित्र में बेची गई इकाइयां एक्स अक्ष पर तथा आगम y अक्ष पर दिखाया गया, मतलब आय को इधर दिखाया गया है और बेची गई मात्रा को, पूर्ति को इधर दिखाया गया है। औसत आगम और सीमांत आगम समान है, अतः एक्स अक्ष के समानांतर है। AR और MR आपस में बराबर है, इसीलिए ये जो वक्र है वो एक्स अक्ष के समानांतर है। बच्चों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।